आज हम लोग युद्ध भूगोल की जो एनसीईआरटी श्रृंखला 6 से 12 तक की चल रही थी उसमें आगे देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वन्य जीव वनस्पति वन एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है। जो जैट्रोफा है वो शंकुधारी वन नहीं है। जैट्रोफा जो है शंकुधारी वन नहीं है। मदीनापुर जिले के अरावाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय के सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी से वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। किसके? साल के वृक्षों में। जो मिदनापुर जिले के लोगों के द्वारा वहाँ पे जो लोगों के द्वारा समाज सेवियों के द्वारा सुधार किया गया है वो किन वृक्षों में सुधार किया गया है, यह लगाया गया है, रोपण किया गया था। वो वृक्ष हैं साल के वृक्ष, और इसी कारण को वहाँ साल के वृक्षों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ावत हुई है। बीड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। तेंदु पत्ते का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेंदु पत्तों से बीड़ी की कवर तैयार की जाती है। सागौन, साल, शीशम जैसी प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो सागौन, शीशम, साल ये हैं, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ हैं या वनों के भाग हैं। वह विधि जो वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है। कौन सी विधि है? गैर काष्ठ वन उत्पादन का संग्रह। गैर काष्ठ वन उत्पादन का जो संग्रह है वो सबसे कम हानिकारक है वन्यजीवों और वनों के लिए। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा मौसमी चराई का प्रभाव हुआ था। यानी भेड़ों द्वारा जो मौसमी चराई होती है इससे पुरानी घाट हट जाती है और नई घासों का उगना संभव हो जाता है। निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जाता है। जो वन निजी, जिनको जैसे बाग होते हैं या कुछ होता है उस तरीके का, तो जो निजी व्यक्तियों द्वारा या समुदाय कुछ विशेष वर्गों के द्वारा उन्हें उन्हें अवर्गीकृत वन के रूप में देखा जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर का मुख्य निवास स्थान क्या है? मैंग्रोव वन। रॉयल बंगाल टाइगर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरवन के डेल्टा में। मैंग्रोव पनपते हैं तटीय क्षेत्रों में। मैंग्रोव कहाँ पे पनपते हैं? तटीय क्षेत्रों में। आराबारी वन स्थित है कहाँ? मदीनापुर में। आराबारी वन स्थित है मदीनापुर में और ये साल वृक्षों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वनों के प्रकार किसमें? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में पाए जाते हैं। किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के केरल राज्य में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। भारत में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर है। गिर कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में। पुनरावलोकन का अर्थ है नष्ट हुए वृक्षों के स्थान पर नए पेड़ों को लगाना। यानी कि किसी वस्तु को हटाकर दोबारा उस वस्तु को लगा देना पुनरारोपण ही कहलाता है। जंगल के पेड़ों और जंगल के पौधों पेड़ों के जड़ों में पानी में डूब जाती है मैंग्रोव वन। जो मैंग्रोव वन होते हैं उनकी जड़ें अक्सर पानी में डूबी हुई रहती हैं और एक श्रृंखला अनुमा होती हैं जो जकड़े हुए रहती हैं जड़ को, और ये सुनामी से विभिन्न देशों की रक्षा करती हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन एक उदाहरण है किसका? मैंग्रोव वन का। सुंदरवन किसका उदाहरण? मैंग्रोव वन का। उत्तरी ध्रुववृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने में किसी व्यक्ति को बायोम के क्रम से गुजरना पड़ेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चढ़ता है तो सबसे पहले उसे किस क्षेत्रों से होकर या बायोम से होकर गुजरना पड़ेगा? तो सबसे पहले टुंड्रा पड़ेगा, फिर टैगा पड़ेगा, फिर समशीतोष्ण वन पड़ेगा, उसके बाद में वर्षा वन पड़ेंगे। टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। पशु प्रजाति जो पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है क्या है? नीलगिरी तार। नीलगिरी तार कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। भारत में पर्वतीय वनों में चील का पेड़ पाए जाते हैं। चीड़ का पेड़ कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय प्रकार के जो भारत में वन पाए जाते हैं वहाँ पे चीड़ का वृक्ष पाया जाता है। चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक। यानी चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? कर्नाटक में होती है। राजस्थान में पाए जाते हैं कांटेदार वन। राजस्थान में पाए जाते हैं कांटेदार वन।
केरल की साइलेंट घाटी में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन केरल के शांति वैली घाटी में पाए जाते हैं। भारत की मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यानी भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्रिकेट के बल्ला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्लू लकड़ी का प्रयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों का प्रकार है कौन से वन? भारत में पर्णपाती वन। हुलूक गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। हुलूक गिब्बन नामक जो बंदर पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। वह भारतीय राज्य जिसमें जंगल में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। वह भारतीय राज्य जिसमें जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी होता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक। जो भारतीय वन सेवा अधिकारी होता है ये IFS होता है, वो प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। भारत का वन विस्तार लगभग कितना है? 24.62%। भारत में वन विस्तार लगभग कितना है? 24.62%। जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है तो हमारा तात्पर्य वनों प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है। यानी कि जब कहता है कि जो कार्बन सिंक का मतलब कार्बन सिंक का मतलब अवशोषित करना, तो सबसे ज़्यादा कार्बन का अवशोषण कौन करता है? वनों ही करते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि जब मनुष्य जो है कार्बन सिंक को मिटाएगा तो उसका अर्थ ये होता है कि वो पेड़ों काफ़ी ज़्यादा काटा और प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त कर रहा है। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। अधिकतम रेगिस्तानी पौधे ये जो रात के समय पुष्पित होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं वहाँ पे रेगिस्तान में जो रेतीली ज़मीन होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो रात में खिलते हैं और वो पौधे मांसाहारी होते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए वो जो है कीड़ों का शिकार करते हैं, इसीलिए वहाँ पे जो राजस्थान में या रेगिस्तानी क्षेत्र में पौधे पाए जाते हैं वो रात में उगते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है मालाबार तट। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र है मालाबार तट। सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में। सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में। वह भारत का वह राज्य जहाँ सागौन के वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सागौन के वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन में। वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन क्षेत्र में। वह वृक्ष जो किसी सामाजिक वनायकी के लिए लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी के रूप में जाना जाता है कि इसलिए यूकेलिप्टस का प्रयोग सबसे पहले जब भारत लाया गया था तो जो दलदली क्षेत्र में तो वहाँ पर लगाया जाता है कि ये पानी की मात्रा को कम कर सके। लेकिन अब यह एक जो है आतंकवादी के तौर पर घुलना, क्योंकि ये इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जल को अवशोषित करता है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3। यानी भारतीय वन नीति जो बनी है उसमें भारत के 33% क्षेत्र में वनाच्छेद करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य समूहों में जिनमें वनों का कुल क्षेत्रफल का 25% से अधिक वन आच्छादित हैं वो कौन से हैं? यानी कि ऐसे भारतीय राज्य जो हैं जिसमें 75% क्षेत्रफल के वन पाए जाते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। भारत के कुल क्षेत्रफल को वनों का क्षेत्रफल कितना है? 21.71%। भारत के कुल वन क्षेत्रों में वनों का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 21.171%। नोट: कुछ क्षेत्रों में वनाच्छादन का क्षेत्रफल 2.191% है। वन सहित संपूर्ण वन क्षेत्रफल लगभग कितना है? 24.62%। यानी
जो 2.91% है ये पर्सनल वन है, जैसे कोई बाग लगाता है या कुछ उस तरीके का लगाता है, या सामूहिक जो होता है जो प्राइवेट होता है वो 2.9% है, और जो सरकार के अंडर में जमीन वो 24.62% है, सॉरी 21.71% है। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 24.62% हो जाता है। नीलगिरी में मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं। इवारी कुल्लम राष्ट्रीय उद्यान में जो जो मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, इरावी कुल्लम राष्ट्रीय उद्यान में। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का 77% भाग पर वन पाए जाते हैं, सॉरी वह देश जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान है। यानी कि वह कौन सा देश है जहाँ पर संवैधानिक प्रावधान किया गया है कि उसके कुल क्षेत्रफल का 70% भाग भूभाग पर वन ही रहेंगे, वो कौन सा देश है, भूटान देश। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सघन वनावरण का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, लगभग 12%। यानी कि जो सघन वनावरण है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, लगभग 12%। सागौन तथा साल उत्पादन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। सागौन तथा साल क्या है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। भारत का वह राज्य क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल जिसका अधिकतम भाग वनाच्छादित कौन सा है, सर्वाधिक वनाच्छादित वाला भारतीय राज्य कौन सा है, वो मिजोरम है। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ, गंगा के डेल्टा में। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा की डेल्टा में। वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। यानी कि प्रतिशत क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वनाच्छादित कहाँ पे है, वो उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत में महोगनी, रोडवुड और सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं कहाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। महोगनी, रेडवुड, सिनकोना ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। भारत में सोनवर, हापुसा, देवदार, भोजवृक्ष ये सब किस प्रकार के वन है, ये सब पर्वतीय वन है। भारत और बांग्लादेश के सुंदरवन में पाई जाने वाली मैंग्रोव वृक्षों की सुंदर प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हैरी टेरेसा फार्म्स के रूप में जाना जाता है। यानी जो सुंदरी वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम हेरिटिएरा फार्म्स है। हिमालय के गिरिपद में पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है, पर्णपाती। हिमालय जो के गिरिपद में पाए जाने वाला वन कौन सा है, पर्णपाती वन है। भारत में ताल, नालियर, केवड़ा, एगार ये कैसे वन है, मैंग्रोव वन है। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा और एगार कैसे वन है, मैंग्रोव वन है। प्राचीनतम भारत की पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ के पत्रों या हिमालय पर उगने वाले भोज वृक्ष की छालों पर लिखी जाती थी। जो प्राचीन काल में पांडुलिपियां लिखी गई हैं वो ताड़ के पत्रों या जो भोज वृक्ष है उसकी छालों पर लिखा जाता था। कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कांटे के रूप में कैक्टस वनस्पति राजस्थान राज्य में पाई जाती है। भारत की जो कांटेदार वनस्पतियां हैं वो किस राज्य में पाई जाती है, राजस्थान राज्य में पाई जाती हैं। आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति कौन सी है, चंदन। आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति कौन सी है, चंदन। चंदन की लकड़ी भारत के उष्णकटिबंधीय वनों पर चंदन की लकड़ी भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाई जाती है। कोरिंगा एक सुंदर मैंग्रोव वन है जो गोदावरी, बंगाल की खाड़ी में अप्रवाहित जल में मिलती है। कोरिंगा जो वृक्ष है वो बंगाल की खाड़ी और गोदावरी के डेल्टा पे पाया जाता है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्यों में नल्ला मल्ला जो पर्वत श्रृंखला स्थित है। यानी कि नल्ला मल्ला जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में है। भारत के जिस क्षेत्र में 70% से कम वर्षा होती है वहाँ झाड़ियों और छोटे झाड़ झंखाड़ों अधिक पाए जाते हैं। वो कौन से वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जहाँ ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पेड़ छोटे होते हैं यानी झाड़ ज़्यादा पाए जाते हैं
और वहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। वो कैसे वन होते हैं? उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों को सबसे प्रमुख प्रजाति कौन से? सागौन। यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सागौन पाए जाते हैं। भारत का पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है और ये उसी वन क्षेत्रों से लगभग ढका हुआ है। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन भारत के दक्षिण पश्चिमी तटों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों को 16 वन कहा जाता है। 16 वन सर्वाधिक मात्रा में। ये 16 वन ये भी पूछ लिया जाता है ये किस प्रकार के वन है, तो ये उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है। और दूसरा ये पूछा जाता है कहाँ पे, किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये पश्चिमी भारत के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। यह महाराष्ट्र क्षेत्र में जो 16 वनों की मात्रा अधिक पाई जाती है। सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी पाई जाती है। माइग्रोवन जो सुंदरी है वो कहाँ पे है? माइग्रोवन की प्रजाति है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अनावृत है। यानी कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से ढका हुआ है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा जो दक्कन के पठार की विशेषता है कौन सा है? चंदन। चंदन जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन है। प्राकृतिक आपदाएं के तौर पर अब देखते हैं। भारत में हाल में ही किस द्वीप पर ज्वालामुखी का हुआ? बैरल द्वीप। बैरल द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार का भाग है। सबसे पहले अगर देखा जाए अभी हाल के कुछ वर्षों में, तो वहीं पे ही भारत में विस्फोट हुआ था ज्वालामुखी का। प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए सर्वाधिक संभावना होती है अकाल और वर्षा। यानी कि भारत में सबसे सर्वाधिक अकाल यानी सूखा और बाढ़ का मतलब पानी का अधिक होना, यही दो है जो है सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता भूखंड मेखला में नहीं आता। यानी कि भारत का वह क्षेत्र जहाँ हाई भूकंप जोन नहीं है, वो कौन सा है? कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार वो जो है उच्च तीव्रता वाले भूकंप मेखला से दूर है, यानी उसमें नहीं आता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंपीय ग्रहणशील है, जिसका एक कारण है प्लेट, यानी भारत में जो भूकंप आते हैं उसका मेन कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है या प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया है। यानी इंडो एशियन प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकरा रही है, इसलिए जो है प्लेट भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है। भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया है। यानी भारत के भूकंप जोन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 जोन में बांटा गया है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक निवास स्थान पर लगभग 50 वर्षों तक नहीं देखी जाती है। यानी कि जब कोई प्रजाति अपने निवास स्थान पर लगभग 50 वर्षों तक नहीं देखी जाती तो उसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा? बिहार। भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार। और कौन सी नदी है बिहार का जो शोक के रूप में जानी है? कोसी नदी। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाओं वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाओं वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रॉक्स एंड सॉल हम लोग पढ़ते हैं रॉक्स। शिव भवन शब्द का भौगोलिक गठन से संबंधित है चट्टानों से। शिव भवन शब्द भौगोलिक घटक से संबंधित कैसे? चट्टानों से। सभी प्रकार की मिट्टी का गठन मूल रूप से होता है चट्टानों से। यानी सभी प्रकार की मिट्टियाँ मूल रूप से किससे बनती है? चट्टानों से बनती हैं। वह खनिज जो भूपट्टी के 4% का निर्माण करता है। समानता आग्नेय और क्रांतिक शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। क्या? माइका। माइका जो है पूरे भूपट्टी पे कितने प्रतिशत पाया जाता है? 4% पाया जाता है और ये आग्नेय और कायांतिक चट्टानों से मिलकर बना होता है। मोनाजाइट रेत से निकाला गया थोरियम प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के विघटन से निर्मित हुआ है। यानी कि जो मोनाजाइट पत्थर शैल पाई जाती है, रॉक जो है वो थोरियम की चट्टान है। थोरियम के
प्री कैम्ब्रियन काल के लगभग पत्थरों से निकलता है। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? गोंडवाना। यानी भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? गोंडवाना। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य को यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसकता है इस ओर उत्तर की ओर। यानी कि जो पुरातत्व चुंबकीय सिद्धांत है उसके तरफ देखा गया कि भारत अभी भी उत्तर की ओर खिसक रहा है। यानी कि ये एशियन प्लेट से इंडो एशियन प्लेट से टकरा रहा है। मृदा से संबंधित है क्या? इडेफिक। ये पीसीएस में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मृदा से संबंधित है क्या? इडेफिक। इडेफिक जो है मृदा से संबंधित है। बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी कौन सी है? रेगोर मिट्टी। बेसाल्ट लावा से उपक्षय से निर्मित होने, यानी कि जो लावा है उससे जो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं उसके विघटन से कौन सी मिट्टी निर्मित होती है? रेगोर मिट्टी या काली मिट्टी। शैल तंत्रों में भारत में कोयला के निक्षेप को प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। यानी कि भारत में कोयला के सर्वाधिक निक्षेप कहाँ पे पाए जाते हैं? गोंडवाना शैल तंत्र में पाए जाते हैं। भारत में निम्न शैल तंत्रों में लौह अयस्क के प्रमुख जमाव हैं। यानी कि सर्वाधिक लौह अयस्क किस चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत हिमयुगों में से वह युग जिसमें हिमीकृत हुआ है वो कौन? भारत का जो हिमयुग था जो प्रायद्वीपीय भारत में, वो प्लीस्टोसीन युग में ही लगभग हिमयुग से होकर गुजरा है। विंध्य शैल जिसमें बृहद भंडार पाया जाता है किसमें? चूना पत्थर। यानी विंध्याचल की जो चट्टानें हैं वो उसमें लगभग चूना पत्थरों से मिलकर बनी है और सर्वाधिक भंडारण चूना पत्थर का है भी। शैल का कायांतरित तुलनात्मक रूप है किससे? शिस्ट का। यानी कि जो शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं वो किसके? शैल के रूपांतरित रूप है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है कौन सा? धारवाड़। यानी भारत में सर्वाधिक खनिज कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है अत्यधिक रूपांतरित खनिज पदार्थों से युक्त। यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो अत्यधिक रूपांतरित चट्टानें हैं और खनिज पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अतलीय मिट्टी और उससे राज्य। जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी महाराष्ट्र। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं काली मिट्टी। वह मृदा जिसमें कपास की खेती के लिए उपयुक्त कौन सी है? काली मिट्टी। यानी कि कपास खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है गुजरात राज्य में। काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है गुजरात में। रेगर या रेगुर प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है सूरजमुखी की खेती के लिए। सूरजमुखी या कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है। दक्कन के पठार में अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। दक्कन के पठार में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। भारत के रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। आप देख लो कि केवल एक ही क्वेश्चन कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी, कितनी परीक्षाओं में और कितनी बार पूछा जा चुका है। ये यूपी पीसीएस से लेकर के जो है कई वनडे एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है क्या? काली मिट्टी। यानी दक्षिणी पठार के अधिकांश हिस्से में क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है किसमें? काली मिट्टी में। कपास और सूरजमुखी सर्वाधिक मात्रा में किस मिट्टी में उगते हैं? यह उत्पादन सबसे अच्छा होता है वो काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है महाराष्ट्र राज्य में। काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है महाराष्ट्र में। वह मिट्टी जो नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता पाई जाती है और काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी? कपास। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि जिसमें मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी? कछार। जो
ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में मिट्टी पाई जाती है वो कछारा मिट्टी प्रकार है। भारतीय मृदा की कमी है नाइट्रोजन में, यानी भारतीय मृदा में सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो नाइट्रोजन। वह मृदा जिसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और वो नमी को काफ़ी देर तक रोक के रखती है, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में नमी काफ़ी देर तक रुकी रहती है। स्वतः कृषि मिट्टी कहलाता है कौन सी, काली कपासीय मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहलाती है। जलोढ़ प्रकार की मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बागर। खादर और बागर जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी लगभग 40% भूभाग में पाई जाती है। बाढ़कृत मैदान में नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार के गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं किसमें, खादर मिट्टी, जो गहन कृषि के लिए आदर्श रूप से मानी जाती है। भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी के प्रकार कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भूभाग पे स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भूभाग पे पाई जाती है। भारत के पूर्वी तट ज़्यादातर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। भारत के पूर्वी तट पे ज़्यादातर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ प्रकार में। इसका कारण ये है कि भारत की जो नदियाँ हैं ज़्यादातर पूर्वी तटीय क्षेत्रों में जाकर गिरती हैं या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, इसीलिए इस क्षेत्रों में जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदानी इलाकों में पाई जाती कौन सी मिट्टी, कछारीय मिट्टी या जलोढ़ प्रकार की मिट्टी। करेवा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में जो जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है। करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है वो पाई जाती है जम्मू कश्मीर राज्य में, यानी कि जो जम्मू कश्मीर राज्य में जो जलोढ़ मिट्टी को उसको करेवा कहा जाता है। बांगर के रूप में जानना है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। अधिकांशतः रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्रों के लहरों द्वारा जमा किए जाते हैं जलोढ़ प्रकार की मिट्टी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जो नदियों द्वारा काट कर मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है वो कैसी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन के लिए अत्यधिक प्रभावित है कौन सा है, चंबल घाटी। वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, चंबल घाटी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर, यानी गंगा घाटी में बागर मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। गाद और धूल से बनी मिट्टी कैसी होती है, लोएस मिट्टी। गाद और धूल से मिट्टी को क्या कहते हैं, लोएस मिट्टी कहते हैं। भारत के उत्तरी मैदानी में पाई जाने वाली मिट्टी क्या है, जलोढ़। भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चावल का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो है चावल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। महानदी और गोदावरी नदी की समृद्ध डेल्टाएं जो जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती हैं। महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाएं जो जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती हैं। अब पढ़ते हैं मिट्टी और राज्य। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश राज्य में। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, उत्तर प्रदेश राज्य में। काली मिट्टी महाराष्ट्र, काली मिट्टी महाराष्ट्र। लेटेराइट मिट्टी जो है केरल और असम क्षेत्र में। लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पर, लेटेराइट मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जहाँ लीचिंग अधिक होती है, यानी कि दलदली क्षेत्र वाली मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। वो कहाँ पे पाई जाती है, केरल और असम में। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु। लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तमिलनाडु। अब हम लोग पढ़ते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों में मौजूद वह मिट्टी जो चाय और काफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त है कैसी मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में चाय और काफ़ी सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। यानी कि जहाँ पर अत्यधिक ताप और अत्यधिक वर्षा की ज़रूरत होती है वो किस प्रकार की मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है। इसी के आधार पे हम लोग ये भी लगा सकते हैं कि चाय और कॉफ़ी के लिए अधिक तापमान और भारी वर्षा की ज़रूरत होती है।
मुख्य रूप से कर्नाटक में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। कर्नाटक में कैसी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के क्षेत्रों के हिस्सों में पाई जाने वाली मिट्टी कैसी है? इसका लाल रंग होता है। यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। वो कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में लीचिंग अधिक होती है और लवणीय की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए ये अधिक फसलें नहीं उगाई जा सकती। इसमें सर्वाधिक मात्रा में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र राज्य में। लेटेराइट मिट्टी मिलती है, ये गलत भी हो सकता है, लेटेराइट या ऑप्शन के अनुसार हो सकता है। लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक राज्य में या इधर पाई जाती है और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी में सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाई जाने वाली लाल लेटेराइट मिट्टी में काजू की फसलों में सबसे उपयुक्त होती है। यानी कि काजू की फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट एक गहरी मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मैफिक आग्नेय चट्टानों पर आधारित विकसित होती है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी या अन्य मिट्टियाँ जो हैं। भारत के कोई के क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। जो मिट्टी और लाल रंग होने के मुख्य कारण है फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति। यानी कि भारत में जो मिट्टी है वो लाल रंग की इसलिए दिखती है क्योंकि वहाँ पे फेरस ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। टोरा रोसा शब्द से तात्पर्य लाल मिट्टी से। टोरा रोसा शब्द का तात्पर्य है लाल मिट्टी से। तेज हवाओं द्वारा बलुई प्रकार की मिट्टी उड़ाकर आती है और जमा हो जाती है। यानी कि जो तेज हवाओं द्वारा जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में छत्रक वगैरह वगैरह बनाए जाते हैं वो किस प्रकार की मिट्टी होती है? बलुई मिट्टी होती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जा सकती है कौन सी? लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ राज्यों में आसानी से पाई जाती है। मृदा के अध्ययन के उल्लेख करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन से? भूमि विज्ञान। यानी मृदा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? भूमि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भारत के कुछ भागों में मिट्टी के रंग लाल होने के कारण उसका मुख्य कारण क्या है? भारत के कुछ क्षेत्रों में जो मिट्टी का रंग लाल है उसका सबसे अधिक मेन कारण है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण भारत में मिट्टियों का रंग लाल है। न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? चिकनी मिट्टी। यानी चिकनी मिट्टी जो है उसमें सबसे कम आर्द्ररोम होते हैं। लाल मिट्टी की खेती करना कठिन है क्योंकि इसमें जलधारण क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी में खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जलधारण क्षमता सबसे कम होती है। जलोढ़ तलछट का अर्थ है एक प्रकार की भूमि। नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। लावा मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मालवा के पठार में। लावा मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मालवा के पठार में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवणीय मृदा सर्वाधिक क्षेत्र है गुजरात में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है गुजरात राज्य में। अब आप लोग यहाँ से एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं, भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। वह मिट्टी जिसमें जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है वो कौन सी मिट्टी? क्षारीय मिट्टी। यानी कि अब जो क्षारीय मिट्टी है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और जिप्सम के द्वारा क्षारीय मिट्टी को जो है कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यानी कि ऊसर और बांगर सर्वाधिक मात्रा में किस प्रदेश में पाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, आप अपनी तरीके से तैयार कर सकते हैं। शुष्क मिट्टी विशेष रूप से विकसित होती है पश्चिमी राजस्थान में। यानी शुष्क मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से विकसित होती है पश्चिमी राजस्थान में, जिसकी विशेषता क्या है? शुष्क स्थलाकृति को प्रदर्शित करती है। चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। चिकनी मिट्टी में पानी अधिकतम मात्रा में बना रहता है। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति जो है हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता को दर्शाती है। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति जो होती है हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता को दर्शाती है।
कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप जीवाश्म का उदाहरण है। यानी जो कठोर मिट्टी है वो किसी हिस्से में किसी मृत शरीर के छाप जो बना रहता है वो जीवाश्म कहलाता है। मिट्टी की ऊपरी परत को ह्यूमस होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी की ऊपरी परत में जो ह्यूमस पाया जाता है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। भारत में लाल मिट्टी समानता पाई जाती है दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। यानी कि भारत के दक्षिणी पठार के दक्षिणी और पूर्वी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे जो है लाल मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली मिट्टी कैसी है, कछारीय मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, कछारीय मिट्टी। उत्तरी मैदान के खादर क्षेत्र उपजाऊ है। उत्तरी मैदान का जो है खादर क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है। उत्तरी मैदान का दलदली पट्टी को तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदान का जो दलदली पट्टी पाई जाती है उसको तराई क्षेत्र के नाम, यानी नदियों से जो किनारे का जस्ट किनारे का क्षेत्र होता है उसे तराई कहते हैं। मृदा में लवणीकरण अधिक सिंचाई के कारण होता है। मृदा में लवणीकरण अधिक सिंचाई के कारण होता है। लीचिंग मिट्टी के ऊपरी परत में स्थानीय रसायनों से घुल जाने के कारण मिट्टी की निचली परत में भूजल की संभावना का संचालन होता है। खारी मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो खारी मिट्टी होती है, लवणीय मिट्टी होती है, उसे ऊसर के नाम से भी जाना जाता है। आर्द्र भूमि कृषि के लिए उपयुक्त कौन सी है, चावल। आर्द्र भूमि किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, चावल के लिए। पर्वतीय मृदा के तथा अन्य तत्व। शुष्क मृदा जिसके कठोर छिद्र शुष्क मृदा जिसमें कठोर तथा छिद्र दोनों शामिल हैं, एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है। स्थूल घनत्व, यानी कि शुष्क मृदा जिसमें कठोर जो ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हैं वह एक इकाई आयतन का द्रव्यभार कहलाता है स्थूल घनत्व। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव का हास्य मिट्टी के संबंध के प्रमुख खतरा माना जाता है। किस प्रकार मिट्टी, बारिश में बह जाना। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व में सर्वाधिक कमी है वो कौन सा, जस्ता। यानी भारत की मिट्टी में सर्वाधिक जस्ता की मात्रा की कमी है। भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें जस्ता की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। भारत का वह क्षेत्र जहाँ मृदा अपरदन की समस्या गंभीर रूप से कौन सी है, शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र। यानी मृदा अपरदन की घटना सर्वाधिक किस क्षेत्रों में होती है, शिवालिक पहाड़ियों के क्रम में होती है। ह्यूमस उदाहरण है क्या, जैविक क्लोराइड का। ह्यूमस किसका उदाहरण है, जैविक क्लोराइड का। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को कहते हैं धारिता की क्षमता। मिट्टी की संरचना की गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सह सकती है उस भार को कहते हैं धारिता की क्षमता। यानी कि मिट्टी की जो संरचना है उसमें नुकसान होने से पहले, जैसे हम किसी मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाते हैं तो उसके बर्तन बनने से पहले और मिट्टी पकने से पहले जो मिट्टी की सहन क्षमता होती है उसे मृदा की धारिता क्षमता कहते हैं। ह्यूमस मृदा एक संस्तर का भाग है। ह्यूमस मृदा जो है जो संस्तर बांटा गया ABCDE करके, उसमें किसका पार्ट है, ए का पार्ट है। आमतौर पर कृषि के लिए उपयोग की जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूल पादप तत्व है, वो कौन सा है, पोटेशियम। यानी कि जो आमतौर पर उर्वरक इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें पोटेशियम अधिकतम मात्रा में होता है। यह पोटेशियम प्रत्येक उर्वरक में पाया जाता है। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है दलदली मिट्टी। यानी कि जहाँ पे वर्षा अधिक होगी और आर्द्रता अधिक होगी वहाँ आपकी मिट्टी कौन सी, दलदली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। मिट्टी के उपजाऊ बनाता है खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो होता है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में इन
सेपी इन सेप्टिसोल प्रकार की मृदा का क्रम सर्वाधिक है। यानी कि अमेरिका की कृषि विभाग के अनुसार भारत में इन सेप्टिसोल प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत का मृदा सर्वेक्षण वर्ष 1956 में मृदाओं को वैज्ञानिक सर्वेक्षण के रूप में स्थानित किया गया था। यानी कि भारत में मृदा का सर्वेक्षण 1956 से स्टार्ट किया गया था। कृषि सूखा, इसे भूमि में आर्द्रता का सूखा भी कहा जाता है। मृदा में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? क्रिस्टलीय मेटामॉर्फिक चट्टानों में लौह तत्व की अधिकता। यानी कि जो क्रिस्टलीय और मेटामॉर्फिक चट्टानें पाई जाती है उसमें आयरन की अधिकता के कारण ही चट्टानों का रंग लाल होता है। अब हम लोग सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पोंग बांध व्यास नदी पे बना है, वो किस राज्य में बना है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। यानी पोंग बांध किस नदी पे बना है? व्यास नदी पे बना, और किस राज्य में बना है? हिमाचल प्रदेश में। दुलस्ती परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी पर। दुलस्ती परियोजना किस नदी पे? चिनाब नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना है? कृष्णा नदी पर। ये सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नागार्जुन बांध किस नदी पे बना है? कृष्णा नदी पर। गुजरात राज्य में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? उकाई बांध। उकाई बांध जो है उकाई नदी पे बना है, और ये कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। तमिलनाडु जिले के करनई नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एंटीकट बांध जो है, जो सबसे पुरानी बांधों में से एक स्थित कहाँ? तिरुचिरापल्ली में जो करनई नाम का बांध पाया जाता है वो वहीं पे स्थित है। सतलज नदी पे बांध कौन सा बना है? भाखड़ा बांध किस नदी पे बना है? सतलज नदी पे बना है। भारत में सर्वाधिक लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत में सर्वाधिक लंबा बांध है। कृष्णा नदी पे बनाया गया श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध किस नदी पे बनाया गया? कृष्णा नदी पर। पैठन जल विद्युत परियोजना स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। चमेरा बांध स्थित है रावी नदी पर। चमेरा बांध स्थित है रावी नदी पर। चमेरा बांध कहाँ पे है? रावी नदी पर। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बांध है वो कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत का वह राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में बांध बने हैं वो कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। गंडक सिंचाई परियोजना प्रदेश में संयुक्त प्रयास है उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश बिहार राज्य का जो गंडक परियोजना है ये दोनों राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 45% और घरेलू पानी का 80% भू रिजर्व में आता है। यानी कि भारत में जो सिंचाई होती है उसमें 45% और घरेलू उपयोग का 80% जल जो है भू रिजर्व क्षेत्र से आता है। लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी सिंचाई के लिए उपयुक्त होती है। कैसी? फव्वारा मिट्टी जो है लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है। ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है ड्रिप सिंचाई को। ट्रिकल सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पूर्व में जाना जाता था राजस्थान नहर के नाम से। इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। हरके बांध से निकलने वाली नदी कौन से? इंदिरा नहर। हरके बांध से कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा नहर। दुनिया की सबसे बड़े बांधों में एक हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। राजस्थान में जो नहर है जो इंदिरा नहर है उसके लगभग 40% भूभाग को सिंचित करती है, इसलिए वहाँ का हरियाली के लिए ये जानी जाती है। बड़े बांध का निर्माण नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने, बाढ़ की खनिज समृद्ध तलछट वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से अनुप्रवाह क्षेत्र को कृषि प्रभावित होती है। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित कौन से? इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। 1970 के दशक में तवा बांध के निर्माण के लिए
निर्वासित किए गए लोगों अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी जो 1970 के दशक में तवा परियोजना के निर्माण के लिए लोगों को वहाँ से निर्वासित किया गया है, वो उन लाभों को प्राप्त करने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? गंगा नदी पर। टेहरी बांध किस नदी पे? गंगा नदी पर। बखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। बखड़ा बांध सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग बखड़ा बांध जरूर याद रखिएगा। और एक नागार्जुन बांध है, 2 बांध को जरूर याद रखिएगा। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना पाई जाती है पंजाब राज्य में। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना संबंधित है किस राज्य से? पंजाब राज्य से संबंधित है। गांधी सागर बांध स्थित है मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध स्थित है मध्य प्रदेश। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर है। दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है ताप विद्युत केंद्रों का। दामोदर घाटी निगम किसका संचालन करता है? ताप विद्युत केंद्रों का। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बनाया गया किस नदी पर? चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर पाया जाता है? चंबल नदी पर। दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य होता है पेयजल की पूर्ति, सिंचाई और विद्युत उत्पादन। पेरियार नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है? इडुक्की बांध। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया? पेरियार नदी पर बनाया गया है। सतलुज नदी पर स्थित है नाथपा झाकड़ी बांध। नाथपा झाकड़ी बांध किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। दुलस्ती पावर स्टेशन स्थित है किश्तवाड़ जिले में। दुलस्ती पावर स्टेशन स्थित है किश्तवाड़ जिले में। स्वतंत्र भारत के पहला नदी बांध कौन सा है? दामोदर नदी बांध। दामोदर नदी बांध, दामोदर नदी परियोजना में जो पहला बांध बना था वो स्वतंत्र भारत की पहला नदी बांध था। भारत और अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में एक बांध बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किया। वो कौन सा बांध है? सहतूत बांध। सहतूत बांध किन दो देश की सरकारों ने मिलकर बनाने का 2021 में निर्णय लिया? भारत और अफगानिस्तान। वह बहुउद्देशीय परियोजना जिसका निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया वो कौन सा? सरदार सरोवर परियोजना। वह बहुउद्देशीय परियोजना जिसका निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है वो कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना। वे दो नदियाँ जिनको पट्टा सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के द्वारा जोड़ा गया है कौन सी है? गोदावरी कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा नदी को जिस परियोजना द्वारा जोड़ा गया है वो कौन सी है? वो पट्टा सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में है? टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इंदिरा सागर बांध बनाया गया है किस पे? नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, इस बांध के नाम से केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है। कौन सा? बाणासुर सागर बांध। बाणासुर सागर बांध जो है केरल के राजा जो महाबली थे उनके पुत्र के नाम पर रखा गया है। और यह भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बना बांध है। बेतवा नदी पर स्थित है राजघाट बांध। बेतवा नदी राजघाट बांध किस नदी पे है? बेतवा नदी पर। मालम पुआ बांध स्थित है पड़क्कम केरल, यानी पालक्कड़ केरल में जो बांध है मालपुआ बांध है जो पड़क्कम केरल में स्थित है। ताप्ती नदी का निर्माण ताप्ती नदी उकाई परियोजना कहाँ पे पाई जाती है? ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना कहाँ पे पाई जाती है? ताप्ती नदी पर। भारत में आर्क बांध एक उदाहरण है किसका? इडुक्की बांध का। जो इडुक्की बांध है वो आर्क युक्त है, यानी कि धनुषाकार का बना हुआ है। तपाई मुख बांध स्थित है मणिपुर राज्य में। तपाई मुख्य बांध कहाँ पे स्थित है? मणिपुर राज्य में। तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना कौन सा है? कलेश्वरम। कलेश्वरम परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की? केरल सरकार द्वारा। रुकुरा मध्यम सिंचाई विद्युत परियोजना कहाँ पे स्टार्ट की गई? उड़ीसा। रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा राज्य में। रिहंद नदी घाटी परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश में। रिहंद नदी घाटी परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश में। कंडालेरू बांध स्थित है आंध्र प्रदेश। कंडालेरू बांध स्थित है आंध्र प्रदेश। पगलादिया बांध परियोजना स्थित है असम में। पगलादिया बांध परियोजना स्थित है असम राज्य में।
बाणसागर बांध स्थित है मध्य प्रदेश। बाणसागर बांध स्थित मध्य प्रदेश। अलमट्टी बांध का निर्माण किया गया है कृष्णा नदी पर। अलमट्टी बांध का निर्माण किया गया है कृष्णा नदी पर। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? कलनाई बांध जो है गैंड अनिकुट जो भारत का सबसे पुराना बांध है। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। कोयना बांध कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। महानदी पर स्थापित किया गया हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थापित है? महानदी पर। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी के उपनदी के तटीय तट पर स्थापित किया गया है। कोसी बाढ़ नियंत्रण परियोजना और सिंचाई परियोजना स्थित है बिहार राज्य में। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना स्थित है बिहार राज्य में। 400 वर्ष पहले कुल नाम से सिंचाई के लिए स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी हिमाचल प्रदेश में। घटप्रभा नहर परियोजना स्थित है कर्नाटक राज्य में। घटप्रभा नहर परियोजना स्थित है कर्नाटक राज्य में। उकाई नहर परियोजना स्थित है गुजरात राज्य में। उकाई नहर परियोजना स्थित है गुजरात राज्य में। नीरा नहर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। नीरा नहर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर। चिरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पर। तिरुसानी बांध स्थित है पेरियार नदी पर। मध्यम पुंजा मल्लम पुझा बांध अवस्थित है मल्लमपुला नदी पर। मल्लमपुला बांध स्थित पुझा बांध स्थित है मल्लम पुझा नदी पर। कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहाँ सुलई नदी परियोजना चल रही वो कौन सी? हिमाचल प्रदेश। वह राज्य जहाँ सुईल नदी परियोजना चल रही हिमाचल प्रदेश। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भागीरथी पर बनाया गया बांध कौन सा है? टिहरी बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर कौन सी है? एडन नहर। एडन नहर कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी से। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया वो कौन सी नदी? भागीरथी। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? भागीरथी नदी पर। और टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों को लाभान्वित करती है। वो राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। भारत का वह राज्य जहाँ नागार्जुन सागर परियोजना है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है गुजरात राज्य में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात राज्य में। वह नदी घाटी परियोजना जिसका लाभ एक या एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है कौन सी? चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना से जो है कई राज्य लाभान्वित होते हैं। भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है कौन सी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर। रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर। तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया है दिनसा जे दुरस्त। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिलसा जे दुरस्त ने। भारत में माला नहर को जो तंत्र प्रस्तावित किसने किया था? दिनसा जे दुरस्त ने। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के संयुक्त कार्य है कौन सा? तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा परियोजना जो है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। गत 25 वर्षों में नलकूपों की सिंचाई सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान। यानी कि 25 वर्षों में नलकूपों की सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कौन सा हुआ है? सरयू पार मैदान। राजस्थान जो है इंदिरा नहर निकलती है सतलज नदी से। इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक राज्य में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक राज्य में।
रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु जून 2015 में एक समझौता पर हस्ताक्षर की, वो कौन सी है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच जो है किसाऊ बांध परियोजना पर हस्ताक्षर कब किए गए? 20 जून 2015 को। बगलिहार परियोजना अवस्थित है चिनाब नदी। बगलिहार परियोजना कहाँ पर स्थित है? चिनाब नदी पर। मंगलम सिंचाई विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? केरल में। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? केरल नदी पर। व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना कौन सी? इंदिरा नहर परियोजना। इंदिरा नहर परियोजना किस नदी पे है? व्यास नदी पर। श्वेत समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाकिस्तान की खाड़ी के पाक की खाड़ी से। श्वेत समुद्रम परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। फरक्का बैराज का निर्माण हुगली नदी पर किया गया है। फरक्का बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया? हुगली नदी पर किया गया। बर्किंघम नहर का कार्य बर्किंघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई और नौका गमन। बर्किंघम नदी जो नहर बनाई गई है वो उसका मुख्य कार्य नौका वहन और सिंचाई है। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भखड़ा और नागर। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भखड़ा और नागर। इंदिरा नहर में जल का स्रोत है सतलज और व्यास। इंदिरा नहर में जल का स्रोत है सतलज और व्यास। सतलज और व्यास जो है इंदिरा नहर निकलती है। रुद्र सागर विकास परियोजना जिसके स्वीकृत योजना आयोग ने 12 जनवरी 2012 में दी, वो कहाँ पे? त्रिपुरा। रुद्र सागर विकास योजना जिसकी स्वीकृत योजना आयोग ने जनवरी 2012 में दी है, वो संबंधित था त्रिपुरा राज्य से। जवाहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। जवाहर सागर बांध कहाँ पे है? राजस्थान में। गोविंद सागर या भखड़ा नागर परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। चंबल परियोजना संयुक्त उद्यम है किस राज्य का? राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य का। चंबल परियोजना जो पाई जाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? तवा। तवा मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। पाकिस्तान का डायमर भांसा बांध का निर्माण कर रहा है सिंधु नदी पर। पाकिस्तान जो है डायमर भांसा बांध का निर्माण कर रहा है सिंधु नदी पर। विभिन्न परियोजनाओं के लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी धारा की दिशा में एक जलाशय बनाने के लिए उसमें ऊर्ध्व प्रवाह निर्मित अभेद सामग्री की एक जलीय संरचना होती है। क्या कहलाती है? बांध। यानी कि इसको घुमा फिरा के बताया गया है कि बांध का निर्माण कैसे होता है। सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे? नर्मदा नदी पर। उत्तराखंड का पहला गुरुत्वीय बांध कौन सा है? सोंग बांध। सोंग बांध जो है पहला गुरुत्वीय बांध है उत्तराखंड राज्य का। एक प्रकार के अस्थायी बांध है जो जिसे विशेष क्षेत्र में पानी बाहर करने के लिए किया जाता है। काफर बांध होता है एक अस्थायी बांध का प्रकार है जो किसी विशेष क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है। कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। जो कदम बांध है वो कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। जवराई बांध जवराई नदी पर निर्मित है एक जलाशय है, वह लूनी नदी की सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है? चांडिल बांध जो है स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया बांध है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना स्थित है भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना स्थित है भागीरथी नदी पर। पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया गोदावरी नदी पर। पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया गोदावरी नदी पर। धोरोई बांध बनाया गया है साबरमती नदी पर। धोरोई बांध बनाया गया साबरमती नदी पर। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सोमाशिला बांध स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। सोमाशिला बांध स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। बगलिहार बांध बनाया गया चिनाब नदी पर। बगनिहाल बांध बनाया गया चिनाब नदी पर। स्टेनरी जलाशय स्थित है तमिलनाडु राज्य में। स्टेनरी जलाशय स्थित है तमिलनाडु राज्य में। मेट्टूर बांध
तमिलनाडु के कावेरी नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु के कावेरी नदी पर स्थित है। झारखंड में बराकर नदी पर बनाया गया तलैया बांध। तलैया बांध जो है झारखंड की बराकर नदी पर बनाया गया है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोल जलप्रपात पर स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग जलप्रपात पर स्थित है। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध स्थित है तमिलनाडु राज्य में। बांग्लादेश की सीमा पर सबसे नजदीक कौन सा है? फरक्का बांध। बांग्लादेश की सीमा का सर्वाधिक कौन सा राज्य है? फरक्का बांध। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच विवाद का विषय है। जो अलमट्टी बांध किन दो राज्यों के बीच विवाद का विषय है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बगनिहाल बांध अवस्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। बगनिहाल बांध अवस्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। निजाम सागर बांध अवस्थित है तेलंगाना में। निजाम सागर बांध तेलंगाना में स्थित है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पे। पैठन जल विद्युत परियोजना गोदावरी पर बनाई गई है। सलाल परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है। सलाल परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है। पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप तकनीकी के अंतर्गत सक्रिय नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जो पानी को सीधे पौधे को जड़ तक पहुंचाता है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर कौन सी? इंदिरा नहर, जो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूमिगत जल का प्रयोग बहुत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य में भूमिगत जल का प्रयोग सर्वाधिक है। सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल पाई जाती है भारत में। सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल वेल्स पाई जाती है भारत में। कुओं और नलकूपों के द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नहरें। कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सबसे अधिक सिंचाई किससे की जाती है? नहरों से। सबसे अधिक सिंचाई कुओं से, उसका नलकूपों से, फिर नहरों से की जाती है। बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय उपयोग की जाती है मेघालय राज्य में। बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है मेघालय राज्य में। अब चलिए चढ़ते प्रमुख बांध और किस राज्य में स्थित है। स्टेशनरी जलाशय कहाँ पर है? तमिलनाडु। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश। शांति सागर बांध कर्नाटक। शांति सागर बांध कर्नाटक। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश। प्रमुख परियोजनाएं और राज्य। मेट्टूर बांध तमिलनाडु। मेट्टूर बांध तमिलनाडु। हीराकुंड बांध उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश। कृष्णा राज बांध कर्नाटक। कृष्णा राज बांध कर्नाटक। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर। खड़क वासला परियोजना कहाँ पे पाई जाती है? मुत्था नदी पर। खड़क वासला परियोजना कहाँ पे पाई जाती है? मुत्था नदी पर। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी परियोजना कहाँ पे? मयूराक्षी नदी पर स्थित है। आप खनिज और संसाधन नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।